हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। और आज एक इरोडो के नए क्वेश्चन के साथ 1.128 मैकेनिक्स का क्वेश्चन। लास्ट बार मैंने 127 आप लोग को बताया था। आज 128 के साथ इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी एज अ सेंट्रल फोर्स एक्सप्लोर किया। इरोडो ने क्यों किया? बहुत सिंपल सी चीज है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, वो होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं रोटेटिंग एक्सिस की बात करूं, ठीक है, तो इस रोटेटिंग एक्सिस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की ओर लगता है? पहली बात तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, अगर ये आर डिस्टेंस पर है, मतलब अगर कोई यहाँ पर है तो उस पर इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब अगर ये कह सकता हूँ R1 है तो एम आर वन ओमेगा स्क्वायर, और ये अगर R2 है तो एम आर टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक। और इस तरीके से इन रोटेटिंग एक्सिस के फ्रेम में जाने के बाद हर पार्टिकल पर अगर ऐसे फोर्स लग रहा है तो याद करें सेंट्रल फोर्स की कंडीशन। हमने सेंट्रल फोर्स की कंडीशन ये पढ़ी है कि फोर्स आर का फंक्शन हो या मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो और उसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन। तो ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये फोर्स उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, ध्यान से देखिएगा, आर्बिट्रेरी पाथ फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। आर्बिट्रेरी पाथ पता है वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस बात को भी प्रूफ करो कि हर पाथ से, वन से टू में किसी भी पाथ से जाइए वर्क सेम होगा। और वो प्रूफ यहाँ पर हो चुका है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इट मैथमेटिकली इट बिहेव्स लाइक अ सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। तो उनका वर्क हर पाथ के लिए, R1 से R2 किसी भी पाथ के लिए सेम ही आता है। ये अपन सेंट्रल फोर्स में पढ़ चुके हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन फिर तो हो गया। ये सीधा सीधा हम जाएंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर डी आर कहाँ से कहाँ जाना है भाई? R1 से R2 जाना है कि नहीं जाना है? तो R1 से R2 इंटीग्रेट कर दिया और ये आ गया वर्क। दैट्स इट, इतना ही था। तो एम ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाई टू। आर्बिट्रेरी पाथ, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, लोग उसको नहीं ध्यान देते हैं और सीधा अगर वर्क कैलकुलेट करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। इस आर्बिट्रेरी पाथ पर वर्क सेम आएगा, इस बात को प्रूफ करते हुए ही हमको काम करना चाहिए। और उसके लिए हमने क्या किया है? हमने इसको मैथमेटिकली कंपेयर किया है सेंट्रल फोर्स से, और सेंट्रल फोर्स का प्रूफ चाहे तो आप देना चाहे तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन खुद से दे सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ भाई ये सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं सेंट्रल फोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मैं सीधा सीधा उस बात का यूज करके इसका आंसर निकाल रहा हूँ। चलिए साहब, मिलते हैं इरोडो के नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन। ये इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.129, और इन्होंने एक टर्म का यूज किया, अगर आप ध्यान से देखें, सीरीज। तो जाहिर सी बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग आपने पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को फटाक से बता सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, फाइंड द मिनिमम वर्क का वर्ड जो किया है उसका मतलब, जब भी एरोडो वर्क डन बाय स्प्रिंग ना पूछ करके वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछता है तो वो मिनिमम वर्क यूज करता है इस वर्ड में, क्योंकि आपसे पूछना चाह रहा है द वर्क विच हैज टू बी डन ओनली अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। तो मिनिमम का मतलब जैसे ये कहना चाह रहे हैं भाई कि अगर मान लीजिए कोई स्प्रिंग है ना, तो इस स्प्रिंग को खींचने में जो वर्क स्प्रिंग करेगी उसी का जस्ट उल्टा, ताकि वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल जीरो हो, कोई और कहीं ना लॉस हो। यानी कि स्प्रिंग के वर्क का जस्ट उल्टा बताना है। ठीक है, वो इस मिनिमम वर्क का मीनिंग ये है। चलिए साहब, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन।
इन्होंने कहा है कि दो स्प्रिंग हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो साफ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं स्प्रिंग को। ये एक स्प्रिंग है K1 और दूसरी स्प्रिंग यहाँ से शुरू कर देते हैं ना K2, और हमने इसको ना खींच दिया। कितना खींचा है? डेल्टा एल अमाउंट से, और पूछा है कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ मिनिमम उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, या यूं कह सकते हैं कि स्प्रिंग का टोटल वर्क दोनों का, उसका नेगेटिव, दोनों में से कोई भी एक बात। तो उसके लिए मैं ये एज्यूम करता हूँ कि इस स्प्रिंग में डेल्टा L1 इलोंगेशन हुआ है, इसमें डेल्टा L2 इलोंगेशन हुआ है। दैट मीन्स बच्चों डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 की वैल्यू, मतलब अगर मैं कहूँ कि ये स्प्रिंग में इलोंगेशन डेल्टा L1 हुआ है, तो इस एंड के कारण ये स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं भी हुआ होता तो ये वाला पॉइंट डेल्टा L1 आगे जाता, प्लस इस स्प्रिंग में डेल्टा L2 और हो गया, तो टोटल इलोंगेशन बच्चों कितना होगा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 बराबर डेल्टा L होगा कि नहीं होगा, है ना? अच्छा, पहली बात। अब दूसरी बात बनाते हैं। दूसरी बात है कि स्प्रिंग मासलेस है। मासलेस तो गुरुजी बात ये है कि इस पर लगने वाला फोर्स, स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स एफ एस वन बराबर होगा K1 की अगर बात करें। अच्छा, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ पर आ जाओ। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, अगर मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से देखूं, तो जो दूसरी वाली स्प्रिंग है K2 वाली, अगर K1 जो है वो K2 और K1 पर F S1 फोर्स लगा रही है, तो K1 K2 पर F S1 फोर्स ही तो लगाएगी, लगाएगी नहीं लगाएगी? इसका मतलब दोनों पर लगने वाला फोर्स सेम है। अच्छा, फोर्स किसके बराबर होता है मैं याद दिलाता हूँ, F बराबर KX होता है। दैट मीन्स K1 डेल्टा L1 बराबर K2 डेल्टा L2 होगा। होगा कि नहीं होगा? बस अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, डेल्टा L1 और L2 आ चुके हैं। ये कैसे आ गए? अगर वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए आ जाएंगे ना भाई। चलिए देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, डेल्टा L1 की प्लस डेल्टा L2 की वैल्यू रख देते हैं। K1 बाई K2 डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L। डेल्टा L गिवन है बच्चों, तो डेल्टा L1 की वैल्यू आ गई K2 डेल्टा L डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ये डेल्टा L1 की वैल्यू। और इसी तरीके से डेल्टा L2 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी K1 डेल्टा L अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है बच्चों? अच्छा, ये आने के बाद ये लीजिए साहब, वर्क आ गया हाफ K1 डेल्टा L1 स्क्वायर प्लस हाफ K2 डेल्टा L2 स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितनी आ गई? हाफ K1 K2 स्क्वायर डेल्टा L स्क्वायर अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये K1 है, हाफ K2 डेल्टा L2 स्क्वायर, तो K1 स्क्वायर डेल्टा L स्क्वायर अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। ये आ गया? ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हाफ K1 K2 कॉमन लिया, अच्छा K1 प्लस K2 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर आ गया इंटू डेल्टा L स्क्वायर आ गया। ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो वर्क डन आया हाफ K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू डेल्टा L स्क्वायर। इस रिजल्ट को देख करके कई लोग कह रहे होंगे सर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, आपके इक्विवेलेंट से बता देते। मुझे समझ में आ रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मन था कि के इक्विवेलेंट का प्रूफ भी इसी बहाने आपको सीखना चाहिए, इस सॉल्यूशन की मदद से मैं कुछ सिखा सकूं और बहुत वक्त भी ना लगे, तो क्या बुराई है। इसलिए मैंने के इक्विवेलेंट का यूज ना करके पूरा सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, चलिए साहब मिलते हैं इरोडो के नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।